विमला अपनी बेटी के साथ और अपने जेठ और जेठानी के साथ रहा करती थी। विमला के पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। तब से विमला बिल्कुल अकेली हो गई थी और वह अपने जेठ जेठानी के साथ ही रहा करती थी। विमला की जेठानी बहुत ही चालाक थी। वह आए दिन विमला को किसी ना किसी बात का ताना दिया करती थी। न जाने देवरानी जी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत किस बुरी घड़ी में लिखी थी। कहीं भी जाती हो मनहूसियत ही फैला के आती हो। शादी के ठीक से 2 साल भी नहीं बीते कि बेचारे देवर जी अपने जान से हाथ धो बैठे। अच्छा सुनो, मैं शाम को अपने बच्चों और तुम्हारी जेठ जी के साथ बाहर जा रही हूँ, तो आज हमारा रात का खाना नहीं बनाना है, हम बाहर से खा के आएंगे। सुबह का खाना बचा है, वह तुम दोनों खा लेना, हमें आने में थोड़ी देर लग जाएगी। नहीं माँ, बड़ी माँ हमेशा आपको भला बुरा कहती रहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कुछ कहती क्यों नहीं हो उन्हें? मैं क्या कहूँ बेटा, ना जाने भगवान ने मेरी किस्मत में ये सब लिखकर किस जन्म का बदला लिया है। ठीक ही तो कह रही हैं जेठानी जी, मैं एक अभागन ही तो हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मनहूसियत साथ लेकर जाती हूँ। उस गांव के नल में कभी पानी आता था तो कभी नहीं आता था, इसीलिए लोग पहले ही ढेर सारा पानी भरकर रख लिया करते थे। विमला की जेठ और जेठानी का एक लड़का था जिसका नाम था चिंटू। एक बार की बात है, चिंटू नहाने के लिए नल के पास जाता है तो देखता है वहां बाल्टी का सारा पानी खत्म हो गया है। माँ इधर आओ, देखो ना माँ, सारी बाल्टियाँ खाली है, मेरे नहाने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं बचाया। हे भगवान, यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं बचा है, अभी सुबह ही सारी बाल्टियां भरी थी मैंने। हो ना हो यह जरूर उस विमला और उसकी बेटी का काम है, जब से आए हैं मेरा तो जीना ही हराम कर रखा है। अरे ओ विमला, कहाँ मर गई, सारा पानी खत्म कर दिया। आवाज सुनकर विमला और उसकी बेटी दोनों वहां पर आ जाती हैं। क्यों रे, सारा पानी कहाँ उड़ा गई? देवरानी साहिबा, मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं जेठानी जी, मैंने यहाँ से पानी नहीं लिया है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बड़ी माँ, मैंने चिंटू को कुछ देर पहले पानी के साथ खेलते देखा था। अच्छा, अब बहाने भी बनाने लगी। नहीं बड़ी माँ, मैं सच कह रही हूँ, जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ 3 बाल्टी पानी था। इसकी थोड़ी देर बाद मैंने चिंटू को पानी के पास देखा था, वही पानी के साथ खेल रहा था। अच्छा, अब बहाने भी बनाने लगी। सीधे सीधे सच क्यों नहीं बोल देती कि सारा पानी तूने ही खर्च किया है? नहीं जेठानी जी, अगर रानी कह रही है कि उसने पानी नहीं खर्च किया तो उसने नहीं किया होगा। तुम तो बस ही करो महारानी साहिबा, तुम भी बहुत चालाक हो। तुम दोनों की चालाकी में बहुत अच्छे से समझती हूँ। कविता गुस्से में अपने पति बिरजू के पास जाती है और उससे विमला और उसकी बेटी की शिकायत लगाती है। तुम दोनों ने बहुत परेशान करके रखा है, चली जाओ तुम दोनों इस घर को छोड़कर। अब मैं तुम्हें और बैठाकर नहीं खिला सकता, तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। विमला दुखी होकर अपनी बेटी के साथ उस घर को छोड़कर चली जाती है। वह दोनों चल ही रही थी कि रास्ते में उन्हें एक ऋषि देव मिलते हैं। बेटा, तुम इस तरफ क्यों जा रही हो? इस तरफ तो घना जंगल शुरू हो जाता है। मेरे पास सिवाय इस जंगल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाबा। विमला अपने साथ हुई सारी घट के बारे में ऋषिदेव को बता देती है। बेटा, मैं भी अपना पेट कभी मंदिर में तो कभी लोगों के किए हुए कुछ दान दक्षिणा से भरता हूँ। मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है, किंतु मेरे पास एक माला है, इसे तुम रख लो। यह भाग्य की माला है, क्या पता इससे तुम्हारा भाग्य बदल जाए। वह ऋषिदेव वहां से चले जाते हैं। चलते चलते दोनों माँ बेटियों को प्यास लग जाती है। वह पानी की तलाश में इधर उधर देख रही होती है, तभी रानी की नजर एक नल पर जाती है। माँ, वह देखो, वह रहा नल, शायद उसमें पानी मिल जाए। ऐसा सोचकर दोनों उस नल के पास जाती है।
बहुत देर चलने पर भी बिल्कुल पानी नहीं आता। लेकिन अचानक ही उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर रानी और विमला हैरान हो जाती है। माँ, ये देखो, में से यह सोने के सिक्के निकले। अरे हाँ बेटा, ये तो कमाल ही हो गया। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं इस जंगल में रहकर अपना जीवन अच्छे से गुजार लेंगे। विमला सोने के सिक्कों को बेचकर अपना एक प्यारा सा घर बनवाकर उस घर में खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अब जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो वह नल चलाकर कुछ सिक्के निकाल लेती थी। गांव से थोड़ा दूर घर होने के कारण अब उन्हें कोई परेशान नहीं करता था। अब दोनों अपना जीवन सुखी पूर्वक तरीके से व्यतीत करती थी। ऐसे ही कुछ महीने हंसी खुशी बीत जाते हैं। एक दिन कविता और उसका पति किसी काम के सिलसिले में उसी जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। रास्ता काफी बड़ा था और धूप भी काफी तेज लग रही थी। दोनों बहुत थके हुए थे। उनकी आंखें इधर उधर पानी तलाश कर रही थी। तभी घने जंगलों के बीच उन्हें एक घर दिखाई देता है। वह देखो, वहां पर एक घर है। भला इतने घने जंगलों में कौन रहता होगा उस घर में? चलो चल के देखते हैं। थोड़ा पानी मिल जाए तो पानी पीकर फिर आगे बढ़ेंगे। धूप भी बहुत तेज है। दोनों घर का दरवाजा खटखटा आते हैं। दरवाजा खुलता है। अपनी देवरानी विमला को सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फट रह जाती है। देवरानी जी, आप यहाँ रहती हैं? विमला उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। जेठानी जी, जेठ जी, आप यहाँ कैसे? उन दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। जी बताइए, कैसे आना हुआ? आप इस जंगल में कैसे? वह हम किसी काम के सिलसिले में जंगल से जा रहे थे। तभी कविता ने अपने पति की बातों को काटते हुए, देवरानी जी, हम आपको इस जंगल में ढूंढने आए थे। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा था। हमने आपको बहुत ढूंढा पर आप हमें कहीं नहीं मिली। हमें माफ कर दीजिए देवरानी जी। हमने जो आपके साथ किया वह बहुत बुरा था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कविता विमला के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती है, पर विमला भी अपनी जेठानी को अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि ये दोनों बहुत लालची है। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जब विमला पानी लेने जाती है, अरे देखा आपने, इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? मुझे तो लगता है जरूर कोई बड़ा हाथ मारा है इसने। तभी विमला पानी लेकर आ जाती है। ये लीजिए जेठानी जी, आप यह पानी पीजिए और यह कुछ नाश्ता कीजिए। आप बहुत थक गए होंगे ना, बाहर बहुत कड़ी धूप है। कविता के मन में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। वह ये जानने के लिए आतुर थी कि आखिर उसकी देवरानी के पास इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आए और आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। देवरानी जी, एक बात तो बताए, इतना बड़ा घर आपने कैसे बनाया? मेरा मतलब है, आपने इतनी जल्दी इतना सुंदर घर कैसे बना लिया? विमला ने सारी बातों को बड़ी होशियारी से छुपाते हुए, जेठानी जी, जब मेरे पास कुछ भी रहने के लिए नहीं था तो मैं अपने बाबूजी के घर चली गई थी और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए जिससे मैंने ये घर बनाया और अब मैं मेहनत करके अपनी बेटी को पाल रही हूँ और हम दोनों बहुत खुश हैं। कविता को विमला की कही हुई बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर अभी उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देवरानी जी, मैं चाहती हूँ अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहे। हम सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। जेठानी जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको अभी भी हमारी चिंता है। लेकिन जेठानी जी, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बल पर अपनी बेटी को पढ़ाऊँ। हम इसी घर में रहेंगे, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं और रानी हम दोनों बहुत खुश हैं।
कविता को ये बात समझ आ गई थी कि अब विमला उसके झांसी में नहीं आने वाली है। वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। देखा आपने, मुझे तो लगता है ये देवरानी जी ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। जरूर इसने कोई बड़ा हाथ मारा है। आखिर इतने सारे पैसे इसके पास कहाँ से आए? इसके पिताजी भी तो इतने अमीर नहीं है जो इतना सारा पैसे दिया होगा। मुझे तो इसकी पूरी कहानी बिल्कुल झूठी लगती है। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। हमें इस बात का पता लगाना ही होगा कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। हमें इस पर नजर रखनी होगी। ये सोचकर कविता और उसके पति वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब वह अक्सर ही विमला पर नजर रख रहे हुए थे। एक दिन कविता के पति रमेश ने विमला और उसकी बेटी को नल से सोना निकालते हुए देख लिया। रमेश घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अब दोनों का मन लालच से भर चुका था। ठीक है, अगर यह बात है तो हम भी जाकर उस नल से बहुत सारा सोना निकाल लेंगे और अमीर हो जाएंगे। ये सोचकर अगली रात दोनों चुपके से उसे नल के पास पहुंचते हैं। उस नल को चलाते हैं। काफी देर चलाने के बाद उसमें ना ही पानी निकलता है ना ही सोना। आपने तो कहा था इसमें से बहुत सारा सोना निकलेगा। कितनी देर हो गई है, इसमें से कुछ भी नहीं निकला है। मैं तो थक गई हूँ चलाते चलाते इसे। इसके बाद उन्होंने कभी भी उस हैंडपंप के पास जाने का नाम नहीं लिया।